नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपके मुद्दे में बात कोरोना महामारी की। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में अब तक 21 से अधिक मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में विदिशा से आए यात्रियों ने प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। विदेश से आए कई यात्रियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या टेस्टिंग और ट्रेसिंग में लापरवाही तो नहीं हो रही। आज इसी मसले पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है। इसकी वजह है विदेश से जो लोग प्रदेश वापस लौट रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग और टेस्टिंग में भारी लापरवाही देखी जा रही है। मसलन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 नवंबर से 6 दिसंबर तक विदेश से 1668 यात्री एमपी आए। इनमें से महज 785 यात्री ही ट्रेस हुए हैं। 883 यात्री अब तक लापता हैं। चिंता की बात यह है कि हाई रिस्क कंट्रीज से प्रदेश में 697 यात्री आए। इसमें से 523 की ही आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लिए गए। विदेश से आए 174 यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच भी नहीं हुई। पहली लहर की तुलना में हमारे पास संसाधन ज्यादा, स्वास्थ्य का नेटवर्क ज़्यादा, दवाई की उपलब्धता ज़्यादा, तमाम प्रकार के जो उपकरणों की आवश्यकता है वो उपलब्धता ज़्यादा, हम लड़ सकते हैं, वैक्सीन भी उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश में 8 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का डोज पहला या दूसरा कुल मिलाकर लोगों को लग चुका है। इसके बावजूद भी जब हमारे पास कोरोना से लड़ाई के संसाधन मौजूद हैं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर तैयारियों में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है। है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। ये वो वाली सरकार है। अगर ये सही मायने में उनकी टेस्टिंग की बात करती तो ये इतने बड़े बड़े आयोजन करवा रहे हैं। इतने बड़े, जब मोदी जी आते तो इतने सारे लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को लाकर एक जगह इकट्ठा करा जाता है। तो ये दिखाने वाली बात है। इनकी कोई भी मंशा नहीं है। इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव, वोट, और इनको सरकार किसी भी कदम, किसी भी कीमत पर बनाने की इनकी मंशा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर प्रदेश में न आए, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से फैसले भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार के बैठक और तैयारियों से हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोक पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक हम कोरोना गाइडलाइन का पालन गंभीरता से नहीं करेंगे, कोरोना को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए प्रदेश के सीएम भी लगातार लोगों से मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देता हूं। डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पंकज जी, बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा जा रहा था कि हम बारीकी से नजर रख रहे हैं हर चीज पर और पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास जो लोग विदेश से आए हैं, लेकिन अब तो खबर ये कि बहुत सारे लोग लापता हैं। देखिए, आत्मविश्वास तो अभी भी है लोगों में, और यदि कोई व्यक्ति विदेश से लौटकर उस सूचना पत्र में अपना मोबाइल नंबर गलत दर्ज कराए, अपना पता गलत दर्ज कराए, तो ये एक प्रकार का नैतिक अपराध और कानूनी अपराध को कोरोना को लेकर जो प्रक्रिया है वो पहले की जाएगी। और उसके बाद भी जहां से उनके मिलने की संभावना या सूत्र हैं, वहां पर प्रशासन कार्य कर रहा है, पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है और निश्चित ही वो सभी लोग ट्रेस किए जाएंगे। और मैं आपके इस बड़े मंच से सबसे आग्रह करता हूँ कि हम सबका दायित्व, यानी बतौर मध्य प्रदेश के नागरिक सबका दायित्व सबसे पहले है। यदि हमने सजगता, सतर्कता नहीं बरती तो अपने आप को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं, अपितु समाज के लिए, प्रदेश की चिंता बढ़ाने। लेकिन इसका दूसरा पक्ष लोकेंद्र जी है कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 17,000 आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, खाली रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कर रहे। आरटीपीसीआर, जिसको WHO ने ज्यादा प्रामाणिक माना, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, यानी मान लीजिए कोई कोरोना संक्रमित है तो उसके संक्रमण में आए लगभग 100-200 लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है।
नंबर 3, ओमिक्रॉन के 1 या 2 केस मध्य प्रदेश में आए हैं। नंबर 4, मध्य प्रदेश में यदि व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था 2 विषय पर, दवाओं के विषय में, उपकरण के विषय में और ऑक्सीजन के विषय में, तीनों विषय में, अस्पताल के बेड चारों विषयों में पहले की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा है। और ऑक्सीजन के लिए लोकेंद्र जी खाली निर्माण नहीं है, सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन के भंडारण की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। यानी पहले भंडारण की जो व्यवस्था थी वही कम थी, उत्पादन भी कम था, अब उत्पादन और भंडारण दोनों में वृद्धि की गई है। और सबसे अधिक जो अभियान सरकार ने प्रारंभ किया है, अब कई मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में इस बात को लेकर अभियान प्रारंभ किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की मेंटेनिंग। और इस पर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़, लगभग 5.49 करोड़ लोग वैक्सीन के पात्र हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, जिनको वैक्सीन लगना है। तो 94% को पहली वैक्सीन और 70% को दूसरी वैक्सीन, यानी लगभग 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन मध्य प्रदेश में लग चुकी है। और जनवरी में 31 दिसंबर तक सरकार का लक्ष्य भी, इस महीने 3 बड़ी ड्राइव और शेष हैं और हर ड्राइव में अगर केवल 94% को सर पहली वैक्सीन लगी है तो ये तय माना जाए कि अब कोवैक्सीन भी फर्स्ट डोज लगा देंगे तो भी हम इस साल तो कम से कम 100% वैक्सीनेशन का अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर वो 6% की अगर हम बात करें। मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये लक्ष्य लिया है कि 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में प्रथम और द्वितीय दोनों डोज मिलाकर 100% वैक्सीनेशन होगा। नहीं, अब पॉसिबल नहीं है ना सर। अब आज देखिए, अगर 28 दिन का वेट भी लेते हैं हम कोवैक्सीन का और कोई कल भी जाकर वैक्सीन लगवाता है तो भी जनवरी तक पहुंचेगी उसकी ड्यू डेट। अब तो पॉसिबल तो देखिए लोकेंद्र जी, सरकार के लिए असंभव शब्द नहीं होता, इसलिए आप सोचिए। ये गाइडलाइन सर सरकार के, पंकज जी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ 28 दिन का वेटिंग पीरियड है ना कोवैक्सीन के लिए भी, और कोविशील्ड के लिए 84 डेज का है वो। अगर पहली डोज मैंने आज ली है कोवैक्सीन की तो 28 दिन बाद ही दूसरी डोज लगेगी ना सर। अरे सर 94% लोग उस पात्रता में आ चुके हैं सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, 6% जो रह गए सर, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ कि 100% शायद अब इस साल हम ना कर पाए। आपने जो 94 का दिया, मैं तो बचे हुए 6% की बात कर रहा हूँ कि 6% में से कल भी वैक्सीन लगवा लेते हैं वो। 100% यदि 5 दिन का भी है तो कर लेंगे, 5 दिन का भी है तो कर लेंगे, लेकिन सरकार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि एज पर गाइडलाइन और प्रोटोकॉल लक्ष्य पूरा करेंगे। मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, इन सब प्रयासों के साथ साथ यदि हमने मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पर सजगता और सतर्कता का जो नैतिक और व्यक्तिगत दायित्व उसका निर्वहन करना सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, एक जो स्वयंसेवक हैं, पूरे बूथ के स्तर पर सक्रिय हैं। हमारे पूरे प्रदेश के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं 100-150 लोगों के, और सब जगह डिस्टेंसिंग, मास्किंग प्रॉपर मेंटेन की जा रही है। और मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं सर आपको, और ये जो हमारे पास डेटा आया है सर कि 883 यात्री लापता हैं, अब इनको ट्रेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इन सबके नंबर गलत मिले हैं सरकार को? मैंने लोकेंद्र जी आपसे यही कहा कि गलत नंबर है या पते गलत है सबके। 883 के 883, इसके मतलब विदेश से जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो टोटल लोग आए हैं वो 1668 हैं, उसमें से आधे से ज्यादा गलत डिटेल दे रहे हैं अपनी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप या मैं विमानतल पर उतर रहे हैं और सूचना पत्र में यदि गलत जानकारी भर रहे हैं, किसका दोष है? और क्या ये इसीलिए इस मामले में दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। एक तो जो नैतिक अपराध है कि आप स्वयं को खतरे में डालने की स्थिति तो उत्पन्न कर ही रहे हैं, यदि मान लीजिए आप संक्रमित हैं तो फिर आप कितना खतरा दूसरों को उत्पन्न कर रहे हैं, फिर ये जानने विशेष सरकार दोनों तरफ प्रयास कर रही है। सबसे पहला प्रयास कि इनको ट्रेस किया जाए और ट्रेस करके जांच किया। ये आवश्यक नहीं कि ये सब संक्रमित हो, लेकिन बड़ी चिंता है कि जब तक परीक्षण नहीं हो जाता तब तक संतुष्टि नहीं। ये तो फिर पंकज जी क्राइम हो गया एक तरीके से। अगर गलत डिटेल दे रहे हैं और लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं तो सरकार को ना सिर्फ इन्हें पकड़ना चाहिए बल्कि इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिर कोई भी लोग हो, विदेशी हो, भारतीय हो। अरे सर, मैंने तो शुरुआत ही इससे करी कि नैतिक अपराध भी और कानूनी अपराध भी है। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात। ठीक, अभिजीत जी, ये जो विदेशी फिर से आने शुरू हुए हैं और कोई हीन भावना नहीं है सर इनके लिए, लेकिन उसमें भी गलत डिटेल दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा खतरा? और क्या अब हम ये मान सकते हैं सर कि मध्य प्रदेश अछूता है इस नए वेरिएंट से? क्योंकि एक तो जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की, वो भी उतनी प्रबल हो नहीं पाई जो कोशिशें की गई, अभी भी अटकी हुई हैं। यहाँ पर लैब बनाने को लेकर जो बात चल रही थी जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो क्या हम ये माने कि मध्य प्रदेश बचा हुआ होगा? क्योंकि जो सटे हुए राज्य हैं उनमें तो अमूमन गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर मिल चुके हैं मामले। जी देखिए, जब तक प्रूव ना किया जाए तब तक तो हम यही मान के चलेंगे कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी एंटर नहीं कर पाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप
मेरी आवाज ही मेरे को थोड़ा कॉल बैक हो रही है, यदि वहां से टेक्निकल सेटिंग आप ठीक कर दें। आपकी वैसे क्लियर आ रही है सर, आप तब तक बात करिए, हम ठीक कराते हैं उसको जी। तो जब तक हमारे प्रदेश में कोई, ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी तक जब तक कोविड के केसेस नहीं आए हैं, सीक्वेंसिंग में प्रूव नहीं होता है, तब तक तो हमें यही मानना चाहिए कि हमारे पास जो अभी वेरिएंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट्स ही हैं, ओमाइक्रोन अभी तक नहीं है। ओमाइक्रोन के बहुत ही गिनती चुनती के केसेस हैं, पर यदि हम मान के चले कि ये सभी के सभी ओमाइक्रोन वाले भी हैं, तो भी टेक्निकली हम अभी तक जितना जान पाए हैं इस वेरिएंट के बारे में, हम अभी खतरे से बाहर हैं। ओमाइक्रोन के केसेस लगभग 50 देशों में हैं, लेकिन किसी भी देश में अभी तक इससे डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। ये सबसे अच्छी और बड़ी बात है। इसका मतलब ये पिछले वेरिएंट से भले ही जितना भी ज्यादा खतरनाक फैलने के मामले में बताया जा रहा है, पर स्वास्थ्य पे असर के मामले में इसका खतरा जो है काफी कम है, यानी जान के ऊपर खतरा बिल्कुल नहीं आ रहा है इससे। तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से जो सावधानी है वो रखना भूल जाएं, क्योंकि फिलहाल अभी भी हम इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। हम अभी उस जानकारी पे डिपेंडेंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया से हमारे पास आ रही हैं। इंडिया में आते आते कहीं ये और म्यूटेट तो नहीं हो गया, या फिर हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कहीं एक्स्ट्रा भारी तो नहीं पड़ रहा है। इसके बारे में जब तक हमारे पास जानकारी नहीं आती, सावधानी तो रखनी ही चाहिए। रही बात आपने जो बात करी ट्रेसेबिलिटी की, मुझे नहीं लगता है कि ट्रेसेबिलिटी कहीं से कहीं तक स्वास्थ्य अमला या फिर सरकारी अमलों के लिए कोई मुश्किल बात होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब जबलपुर शहर में पहली बार कोई केस आया था, तो विद इन 1 डे उसके जितने भी कांटेक्ट थे, वो लगभग 150 के आसपास कांटेक्ट थे उस पर्सन के, वो सबको ट्रेस कर लिया गया था। और जो पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रेवल करके आ रहा है, मेरे हिसाब से उसके पास पासपोर्ट से लेकर के कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसपे आपको उसकी एक्यूरेट चीजें जानकारी मिल सकती है। यहां तक कि उनके तो अकाउंट डिटेल्स भी इस तरह से शेयर करे जाते हैं कि आपके पास किसी भी तरह से उनके बैंक खाते से लेकर के घर के एड्रेस से लेकर के फोन नंबर जानकारी सभी मिल सकती है। तो ट्रेस नहीं कर पाना, सिर्फ उनका फोन नंबर गलत था, एड्रेस एक जगह गलत था, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें कोई और कारण रहा होगा, और कोशिश करी जाए तो 1-2 दिन के अंदर ये सभी के सभी केसेस ट्रेस किए जा सकते हैं। और नैतिक जवाबदारी हर एक की बनती है, पर जैसा मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि कहीं ना कहीं जब हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो 8% पॉपुलेशन ही ट्रैवल करती है, बाकी 99% इसके पीछे सफर कर जाती है। तो हमें अपनी एंट्री पॉइंट पे ही एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे विद इन 72 आवर्स की RT-PCR की रिपोर्ट हमने लागू तो कर ही दिया है। हो सकता है उन्होंने ये सभी पैसेंजर ने RT-PCR की रिपोर्ट दिखाकर ही मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली कहीं से भी एंटर किए गए होंगे, इसलिए वो अपनी तरफ से निश्चिंत होंगे कि यार हम तो अपनी रिपोर्ट दिखा करके आए हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही मेरी जानकारी में एक व्यक्ति थे जो दुबई से ट्रैवल करके आए थे, उन्होंने अपनी RT-PCR की रिपोर्ट दिल्ली में दिखाई और उसके बाद वो ट्रैवल करके आ गए। अब उनको इसमें ये कंफ्यूजन होगा कि यार जब मैं तो अपनी रिपोर्ट दिखा चुका हूं, मैं क्यों दोबारा से क्लैरिफिकेशन देने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में जाऊं। कहीं ना कहीं क्लियर कट इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से यदि आ जाए तो उनको भी क्लियर हो कि यार हमने अपने शहर में जांच नहीं कराई है, हमने दिल्ली, मुंबई में जांच कराई है। अगर जानकारी चाहिए सरकार को तो हम साझा करने के लिए तैयार हैं। तो ट्रेसेबिलिटी से ज्यादा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल इतने तो समझदार होते हैं कि खुद ही से अपनी डिटेल आगे बढ़ के आपको दे देंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि विक्रांत भूरिया को हम सुन रहे थे, अभी भी क्यों लगता है कि सरकार सतर्क नहीं है, सजग नहीं है? देखिए, सरकार खुद ही कि उसके जितने जो प्लांट हैं, अपने ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, वो चालू नहीं है। 83%, 48 से 83% की ऑक्सीजन प्योरिटी आ रही, जबकि 95% प्लस चाहिए। तो हमारी जो तैयारी, दूसरी चीज ये है चाहिए शासन की, वो तैयारियां जो है स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अभी जो बात हुई थी कि साहब जो लोग गायब हो गए हैं, अभी अफ्रीका से जो लोग पैसेंजर्स आए थे जबलपुर में। मैं भूपेंद्र जी लौट रहा हूँ, कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपके पास आ रहा हूँ मैं। अभी जी अब क्योंकि इस वायरस को धीरे धीरे हमें देखते हुए समय हो रहा है,
तो अब कोई कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं क्या हम, और कितना समय और लग सकता है इसके कंक्लूजन में पहुंचने में? क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये राहत देने वाला हो और हमारा जो पुराना वायरस है जो थोड़ा ज़्यादा घातक था उसको रिप्लेस कर दे और उतना ज़्यादा नुकसान ये ना पहुंचाए। तो कितना समय लग सकता है अभी इस पर पूरी स्टडी होने में? और चलिए, लगता है अभी जी आवाज नहीं। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, दिक्कत आ रही है मुझसे पूछा क्या? जो सवाल था पहले सर उसे पूरा कर लीजिए आप भूपेंद्र जी। जो आज जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की आज की तारीख में जी। अभी अफ्रीका से आए हुए पैसेंजर्स गायब हो गए थे, नरसिंहपुर और सागर में जाके उनकी ट्रेसिंग हुई है। अगर सरकार इस तरह की जो है अक्षम्य लापरवाही करती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप देखें कि शादियों में 200 लोगों की अनुमति सरकार ने दी है और खुद जो है चित्रकूट में 5 लाख का समागम करने वाली। अब ये 5 लाख का समागम होने के बाद खुद मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं अगर 5 लाख का समागम होगा और उसके माध्यम से कोरोना स्प्रेड होता है तो इसकी जिम्मेवारी क्या शासन लेगा? ये चीजें, सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जनता से कह रहे हैं कि आप अपनी जो है सतर्कता रखिए, आपकी जिम्मेवारी होगी, आप लापरवाह हैं। और दूसरी तरफ सरकार 5-5 लाख लोगों के जो है सम्मेलन कर रही है, उसके लिए तैयारियां कर रही है। ये सारी चीजें जो है समझने की हैं और इससे लगता है कि सरकार की तरफ से जो है, प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हो रही है उसकी जिम्मेवारी उस पर जनता पर थोपी जाएगी और जनता पर थोपी जाएगी तो जनता क्या करेगी? इस बार ये उससे बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भूपेंद्र जी जो अपनी डिटेल्स सही नहीं दे रहे हैं। पंकज जी से अभी हम पूछ रहे थे सवाल, उनका ये कहना है कि ये तो नैतिक जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है, इसमें सरकार क्या करे? तो क्या लोग भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं? और क्या बाकी सरकार चाहे तो ट्रेस नहीं कर सकती लोगों को? क्योंकि 700-800 लोग ऐसे हैं जो मिल नहीं रहे हैं सरकार को, गायब हो गए, विदेशों से आए हुए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सरकार स्वयं पकड़ चुकी है कि एक जो है टेस्ट रिपोर्ट पर, सिंगल मोबाइल नंबर पर 200, 400 लोगों के टेस्ट रिपोर्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। ये सरकार क्या उत्तरदायी सरकार है? और ये परिस्थितियां जो है ये एक तरफा, केवल हम जो है ऐसे सर ढूंढते रहे हैं अपना ठीकरा फोड़ने के लिए, ये वृत्ति अच्छी है क्या किसी शासन के स्तर पर? जबकि जनता की जान की इससे जुड़ी हुई है। ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। आज ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें जो है सरकार एक्सपोज हुई है कि सरकार का जो अमला है वो किस तरह से लापरवाही से काम कर रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हमारे यहाँ जब जो है हजारों मौतें हो गई मध्य प्रदेश में, उसके बाद तो जीनोम सीक्वेंसिंग चालू हुई है। हमने पहले 4 महीने के फेज में तो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की। तो ये आज भी वही परिस्थिति है सामने कि आज हम फिर वही खड़े हुए। इसकी हमारी तैयारी क्या है ये सार्वजनिक होना चाहिए। और कम से कम अब हमने एक हादसे से सीख लिया है, इतनी सारी मौतें हो चुकी हैं, तो अब तो कम से कम सरकार को जिम्मेदारी और दायित्वपूर्ण बोध से काम करना चाहिए। बिल्कुल। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत जी, सवाल ये था कि अभी हमें और कितना समय लग सकता है इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी आने में? क्योंकि अभी भी हम इंतजार ही कर रहे हैं कितना घातक हो सकता है, क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सरकारें अभी तैयारी करने के मूड में नहीं है, खासकर बहुत सख्ती करने के मूड में कोई सरकार नहीं दिख रही है अभी तक। जी देखिए, डाटा 2 तरह से डिपेंड करता है। पहला तो ये वायरस कितने सारे केसेस में अभी तक आ चुका है। लकीली हिंदुस्तान में इसके बहुत ही लिमिटेड केसेस है। आज की रिपोर्ट जो मैं देख रहा था उसके हिसाब से 23 केसेस ही अभी तक रिपोर्टेड। दूसरा चीज कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अर्ली इफेक्ट, इंटरमीडिएट इफेक्ट और लेट इफेक्ट कैसे हैं उसको पूरा स्टडी किया जाता है। प्लस इसमें कौन सा ट्रीटमेंट कारगर है और वो कितना है। तो एग्जैक्ट डाटा इसमें बताना कि कितने दिन में आ जाएगा ये कहना तो मुश्किल है फिलहाल। दूसरा आपका कुछ एक और सवाल था पार्ट का कि सरकारों की तरफ से कितने सतर्क दिख रहे हैं।
एक और मैं खबर पढ़ रहा था कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भी अपनी तरफ से जो ट्रैवल बैन्स है वो काफी हद तक कम करने वाला है। उसका कारण यही है कि जो केसेस अभी तक, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा केसेस है या कहीं और भी हों, उन सभी में किसी भी में भी सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर नहीं नोट किए गए हैं। तो अगर केसेस के सिम्टम्स, मतलब केसेस तो देखिए आएंगे ही कोविड के, इट इज लाइक जस्ट अ कॉमन फ्लू नाउ डेज। अगर ये ईश्वर की कृपा से ऐसे ही कॉमन कोल्ड फ्लू की तरह है तो ट्रैवल बैन लगाना बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रैवल बैन लगाते ही साथ कई सारे जो बिजनेसेस हैं, चाहे ट्रैवल रिलेटेड हो, ट्रैवल एजेंट्स के हो, होटल इंडस्ट्री हो, ट्रैवल से जुड़े हुए छोटे मोटे सोवेनियर शॉप से लेकर के वेटर्स वगैरह हो, ट्रांसपोर्ट टैक्सीज हो, ये बहुत सारे बिजनेसेस से जुड़े अफेक्ट होते चले आते हैं। क्योंकि कॉमन कोल्ड का आपने जिक्र किया सर, और इसके लिए हमारे देश में जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में कहा जाता है कि वो हर साल अपग्रेड की जाती है, हर साल लगाने की जरूरत उससे पड़ती है, जब मौसम चेंज होता है उससे पहले सलाह दी जाती है लोग लगवा लें। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं होगा आने वाले समय में, या ये कहना जल्दबाजी है अभी? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू की जो बेसिकली वैक्सीन होती है उसको हर साल इसलिए अपग्रेड किया जाता है क्योंकि उसका भी जो वायरस है वो हर साल म्यूटेट हो जाता है, तो उसके प्रति जो एंटीबॉडी बननी होती है वो भी हर साल काफी ज्यादा चेंज करनी पड़ती है। तो उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि एज कोई भी अदर वायरल डिजीज ये धीरे धीरे कम पड़ जाएगा या अपना किसी तरह से रूप बदल लेगा। अच्छी बात यह है कि भले ही इसमें सभी उन 32 म्यूटेशन देखे गए थे ओमाइक्रोन वेरिएंट में, जो कि फैलने के लिए और बीमार करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग माने जा रहे थे, परंतु जब प्रैक्टिकल उसका हमने एप्लीकेशन देखा तो कहीं ना कहीं फैल भले ये ज्यादा सकता है। जो कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी ने उठाया और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ट्रेसिंग करना बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरकार के पास, क्योंकि सारी डिटेल्स ऑलरेडी सरकार के पास होती हैं। दूसरा ये कि नैतिक जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि यात्री करें, लोग रखें, सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी वो कब करेगी? इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, चित्रकूट का जिक्र किया भूपेंद्र गुप्ता जी ने, पार्टी अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? देखिए लोकेन जी, मैं 10 मिनट तक ऑडियो से डिस्कनेक्टेड था, क्या कांग्रेस ने कहा सुन नहीं पाया, पर जो आपका सवाल मैंने बता दिया सर, वही था उनका। मैं उसी बात पर आपके उत्तर। नंबर 1 ट्रेसिंग का विषय, तो हमने जो जमात के लोग जो मध्य प्रदेश में आए थे जिनका कोई सिर नहीं था उनको ट्रेस कर लिया था, तो ये लोग तो वो है जिनकी फॉरेन ट्रेवल का रिकॉर्ड है, तो ट्रेसिंग मुश्किल है। मैंने इसलिए कहा कि ट्रेसिंग की जो संस्था है ट्रेसिंग करी, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की आपत्ति हर उस कार्यक्रम पर होती है जहां हिंदू शब्द जुड़ा होता है, और चित्रकूट में हिंदू समागम है। मैंने समझाया पर कांग्रेस समझने को तैयार नहीं, उनका विषय है, वो क्या समझते हैं कि अभी सर हिंदू मुस्लिम ज्यादा बड़ा फैक्टर है, 5 लाख लोग जुड़ेंगे वो ज्यादा बड़ा फैक्टर। तो लोकेन जी फैक्टर तो सुन तो बोलने तो ये सब समय वैसे ही कम बचा है, 30 सेकंड है। मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि हम जो भी आयोजन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कर रहे हैं, और कांग्रेस से ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है देश की, समाज की, और हमको कांग्रेस समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। माफी के साथ रोक रहा हूं, लोग ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।